नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम अंतरिम बजट 2024-25 का समग्र विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित एक वीडियो लेक्चर हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और जिसमें हमने अंतरिम बजट 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स को कवर किया है और उसके साथ साथ बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों या कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को उसमें हमने कवर किया है। क्या क्या कवर किया है तो एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बाकी उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सबसे पहले तो बात किया है कि बजट क्या है और उसके बाद हमने उसमें देखा है कि अंतरिम बजट क्या होता है। उसमें हमने देखा है अंतरिम बजट क्या है। इसके साथ साथ हमने उसमें लेखानुदान को भी देखा है कि लेखानुदान क्या है। उसके साथ साथ पूर्ण बजट की भी हमने बात किया है कि पूर्ण बजट क्या है। तो ये तीनों की बात हमने वहां कर लिया है और ये मैं बता आपको इसलिए रहा हूं कि आज मैं बेसिक कंसेप्ट पर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जो स्टैटिक वाली बातें हैं वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है जितना आवश्यक है। बाकी स्टैटिक पोर्शन है, आप डेफिनेटली खुद भी कवर किए होंगे स्टैटिक पार्ट में अपने, तो इनको आज मैं कवर नहीं करने वाला हूं। पूर्ण बजट, अंतरिम बजट, लेखानुदान, इनसे संबंधित अगर प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कर सकें, ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद बजट का घटक भी हमने उसमें कवर कर लिया है। घटक में क्या कि राजस्व बजट क्या होता है। उसके साथ साथ हमने पूंजीगत बजट के बारे में भी वहाँ बात किया है कि पूंजीगत बजट क्या होता है और इनके भी घटक के हमने बारे में बात किया है कि राजस्व बजट में हम देखते हैं तो राजस्व प्राप्तियां आती हैं, राजस्व प्राप्तियां आती हैं, राजस्व व्यय आता है। ऐसे ही हम इसमें भी देखेंगे तो क्या आएगा, पूंजीगत प्राप्तियां आएंगी और पूंजीगत व्यय आएगा। इसमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है, एक मिनट, इसमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है इसकी भी बात हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है और इसलिए हम आज के इस लेक्चर में इन बातों को नहीं करेंगे। ये एक शॉर्ट बात हो गई कि हमने कुछ ऐसी जो भी स्टैटिक बातें हैं उनको हमने उसमें कवर कर लिया है और बजट का जो हाइलाइट्स था, मुख्य मुख्य बिंदु थे, उनको भी हमने वहाँ कवर किया है। आज के लेक्चर में हम संपूर्ण रूप से इस बजट का विश्लेषण करेंगे जिससे कि आगामी परीक्षा में, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उसको हल कर सकें। तो चलिए, हर बार की तरह हम एक बार पहले पीपीटी को देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों को किस प्रकार से कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम विश्लेषण करते समय सबसे पहले तो बजट की थीम देख लेंगे कि बजट का थीम क्या है, जो मैं पहले भी बताया हूं। उसके बाद हम समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियों को देखेंगे, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। उसके बाद कुछ और ट्रेंड्स देखेंगे, यहाँ से कुछ ट्रेंड्स निकालेंगे जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ऐसे ही बजट एट अ ग्लांस जो होता है, बजट का सार, उससे हमने यहाँ पे ये जो पिक्चर लगाने का मतलब ये है कि आपको पूरा पिक्चर और पूरे ये आंकड़े याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने पिक्चर सिर्फ इसलिए लगा दिया है कि आपको यह आइडिया रहे कि मैंने बजट से ही इन बातों को निकाला है और जो भी उसका जिस्ट है, सार है या सारांश है, उसको मैंने यहाँ रख दिया है। इतनी बातें ही आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कर प्राप्तियों में रुझान देखेंगे कि कर प्राप्तियों में रुझान कैसे है। देखेंगे आप कि कर प्राप्तियां किस तरीके से बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर सरकार के व्यय की बात यहाँ करेंगे हम। उसके बाद हम आ जाएंगे, देखेंगे पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति क्या है, सरकार किस तरीके से पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है। उसके बाद घाटे का
जो सार है उसको हम देखेंगे कि डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स क्या है, और इसका भी जो मुख्य बात है वो मैं बॉक्स में लिख भी दिया हूं और आपको वही बातें बताऊंगा। यहाँ ये सब डॉक्यूमेंट का जो पिक्चर लगाया गया है, इससे आपको सारे फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी परीक्षा के लिए ट्रेंड्स देखने हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया आपको, विभिन्न प्रकार के घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, वो जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर है, इस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके बाद फिर ये घाटे की प्रवृत्तियां ट्रेंड्स के तौर पे हम इसको देखेंगे। उसके बाद घाटे का वित्त पोषण किस तरीके से सरकार करती है, इसको भी हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा उसको निकाल लेंगे यहाँ से। फिर सरकार कराधान सुधारों की अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं माइंड मैप से आपको दे दिया हूं। जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां अगर इसमें आएंगी, जैसे आया है टैक्स बायोन्सी, जिसको हम बोलते हैं कर उत्प्लावकता या कर उछाल, तो ये क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर कर प्रस्ताव में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इससे हमारे काम का चीजें निकलना है, उसको मैंने यहाँ रखा है। फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन है, इससे क्या ट्रेंड्स निकल रहे हैं उसको मैंने निकाला है। फिर सरकार बोल रही है कि हम जन केंद्रित समावेशी विकास करने वाले हैं, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे। फिर सरकार कुछ क्षेत्र चुनकर लाई है। आपको पता है कि सरकार चाहती है कि हम क्या करें, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता अर्थात किसान जो हैं, इनको मुख्य फोकस करके अपनी नीतियां बनाएं, इनको तेजी से हम विकास के रास्ते पर लेकर आएं, इनका सशक्तिकरण करें। तो सरकार ने जो क्षेत्र बताए हैं, उन क्षेत्र में क्या सरकार ने काम किया है और क्या नया कुछ करने वाली है, उसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे ही देखिए, नारी शक्ति, किसान, अन्नदाता, जो भी ट्रेंड्स इसमें दिखेंगे वो उसको भी बात करेंगे हम। फिर अमृत काल के लिए सरकार कार्य नीतियां बनाई हुई हैं, 5 कार्य नीतियां, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइलाइट्स के तौर पे बता दिया था। इस लेक्चर में मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। तो ये अवसंरचना, निवेश, संधारणी विकास, उसके बाद हम देखेंगे, ये ट्रेंड्स में अभी समझाऊंगा आपको। फिर स्वास्थ्य और समावेशी विकास पर क्या किया गया है, आकांक्षी जिलों में विकास किया जा रहा है। उसके बाद आवास और पर्यटन में क्या किया जा रहा है। और अमृत काल के लिए कार्य नीति जो 5 है, खाद्य और कृषि, जो खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के लिए, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की निरंतरता वाली जो योजना है, उसको फिर से आगे किया गया है। अनुसंधान और विकास के लिए क्या किया गया है, जिसमें सनराइज प्रौद्योगिकियों के लिए कुछ कॉर्पस बनाया गया है, शुरुआती कोष बनाया गया है। और इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उनको हम आज कवर करेंगे। तो अब हम आते हैं आज के लेक्चर पर और विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस अंतरिम बजट का जो थीम रखा गया है कि 2047 तक, 1 मिनट, 2047 तक क्या करना है, विकसित भारत बनाना है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो इस थीम के तहत क्या बोला गया है, परिकल्पना की गई है कि प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत हमको बनाना है। और विकास मंत्र क्या रखा गया है, तो ये विकास मंत्र आप देखेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि सबका साथ सबका विकास, अर्थात सभी का व्यापक विकास किया जाएगा। उसके बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अर्थात सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता को बनाए रखना। और उसके साथ 2047 तक भारत को विकसित बना देना। तो ये क्या है, विकास मंत्र है हमारे इस बजट का जो अंतरिम बजट है। हालांकि आपको पता है कि अभी पूर्ण बजट सरकार जीतने के, जो भी पार्टी जीतेगी और नई सरकार बनेगी, तो लगभग जुलाई तक
आप देखेंगे कि नया जो पूर्ण बजट आएगा उसमें और भी बहुत कुछ बातें की जाएंगी। इस बजट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि बहुत कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। खासकर राजस्व व्यय वाली, जैसे आप देखेंगे कि चुनावी वर्ष में सरकारें बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं खासकर राजस्व पर, जिसके कारण उनको वोट बैंक की राजनीति काफ़ी आसान हो जाए करना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है, अर्थात सरकार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसको है, सरकार को पूरी तरीके से विश्वास है कि वो फिर से जीतने वाली है। खैर ये पॉलिटिकल बातें हमारे काम की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियों की तरह। समष्टि जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इंग्लिश में, तो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कई बार हम यूपीएससी का जो परीक्षा है इसको बहुत ज़्यादा क्या करने लगते हैं कि ये चीज़ आएगा ये चीज़ नहीं आएगा, प्रिडिक्ट करने लगते हैं। और प्रिडिक्शन सही है नहीं, क्योंकि बजट में जो चीज़ें आई हैं उसको हम एक बार होलिस्टिकली देख लेते हैं। अदरवाइज प्रिडिक्शन में कई बार हमको लगता है कि ऐसी चीज़ें शायद नहीं आए और वही आ जाती हैं। तो हम 2 मिनट एक्स्ट्रा भले ही लगे लेकिन प्रॉपर चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला क्या है कि रुपया कहाँ से आता है? तो सरकार अपने बजट में दिखाती है कि रुपया कहाँ से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के आय का स्रोत क्या है, सरकार का जो इनकम है उसका स्रोत क्या है। तो सरकार के आय का स्रोत मैंने यहां घटते क्रम में लगा दिया है। आप अगर मूल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो इसको देख सकते हैं कि उधार और अन्य देयताएं 28% हैं। लेकिन ये वाला चीज को मैंने पूरा इसमें से देखने के बाद जो घटता क्रम है उसको यहां लगा दिया है। आप यहां से दिमाग में बस रख लीजिए कि उधार और अन्य देयताएं 28% सबसे ज्यादा है, अर्थात सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से होता है? उधार लेकर। और भी जो लाइबिलिटी सरकार को लौटानी होती हैं उसको हम देयताएं बोलते हैं, तो वहां से 28% आय होती है सरकार को। और आयकर इनकम टैक्स से सरकार को 19% आय हो रही है। ये महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में जरूर आपको रखना है कि सरकार को 19% आयकर अर्थात इनकम टैक्स से आय हो रही है। इनकम टैक्स जो व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है अलग अलग स्लैब में आने के कारण। उसके बाद जीएसटी एवं अन्य कर, जो जीएसटी है उससे 18% आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स ज्यादा है और जीएसटी क्या है? कम है। उसके बाद देखेंगे कारपोरेशन या निगम कर। तो कारपोरेशन या निगम कर भी क्या है? 17% कम है। आप देख सकते हैं कि ये आयकर से क्या है? कम है, इनकम टैक्स से कम है। उसके बाद कर भिन्न प्राप्तियां, जो नॉन टैक्स रिसीट होता है, जैसे मान लीजिए सरकार योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन बेच रही है, पब्लिकेशन उसका, तो उससे उसको जो अर्निंग हो रही है, तो ऐसे जो कर भिन्न प्राप्तियां हैं उससे 7%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है उससे 5%। आपको पता है कि जो निर्माण किया जाता है, आप देखेंगे कि खासकर जो पीने वाला एल्कोहल है और नारकोटिक्स, इस पर राज्य सरकारें लगाती हैं उत्पाद शुल्क, आप देखेंगे। और बाकी जो मेडिसिन वगैरह के लिए एल्कोहल यूज किया जाता है उस पर केंद्र सरकार लगाता है। तो इस तरीके से जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है उस पर 5% आय होती है टोटल आय का गवर्नमेंट को। सीमा शुल्क से 4%। सीमा शुल्क क्या है? आपको पता है कि आयात निर्यात पर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार द्वारा। और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां जो ऋण भिन्न हो। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या है ये मैं आज के लेक्चर में नहीं बताने वाला, पहले बता चुका हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं। ऋण भिन्न उधार लेते हैं जो, ये भी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन ऋण भिन्न मतलब क्या? जो ऋण नहीं ले रहा है उसके अलावा, जैसे मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश कर दिया गया, सरकार ने एयर इंडिया को बेचा, उससे उसको पैसा मिला, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? वो पूंजीगत प्राप्ति तो है लेकिन ऋण भिन्न है। मैंने पूंजीगत प्राप्ति का पूरा डेफिनेशन भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, वहां देखिएगा। तो 1% होता है। इसका आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा ही ऑर्डर याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
इसका पीपीटी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, पीडीएफ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बजट एट अ ग्लांस है उससे मैंने उठाया हुआ है। अब बजट एट अ ग्लांस का पूरा जो ये आंकड़े दिए हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्या महत्वपूर्ण है देखिए, मैं थोड़ा पेन बदल लूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर बात समझ में आएगी। देखिए, इसमें क्या किया गया है कि आयकर की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में, देखिए बजट में तीन चीजें होता है। आपको पता है कि 2022-23 का क्या है, इसमें 2022-23 का इसमें आप देखेंगे तो वास्तविक एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। 2023-24 के बजट का बजट एस्टीमेट भी है, बजट में क्या अनुमान लगाया गया था, और संशोधित रिवाइज्ड भी है। सरकार को लगा कि कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उसको एस्टीमेट करती है, रिवाइज कर देती है। और 2024-25 का जो अभी अंतरिम बजट है उसका अनुमान है। तो ये तीन चीज़ें हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आयकर की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में, जो 2023-24 का रिवाइज्ड जो है, इसमें अगर आप आय पर कर देखेंगे, इनकम टैक्स अगर ये देखेंगे, इनकम टैक्स देखेंगे यहाँ पर, तो पहले क्या किया गया था, इतना किया गया था, और अभी देखिए इसका डेटा इतना आ गया है। अर्थात क्या हो रहा है कि इसको बढ़ा दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह हो गया है कि अगर आप जीएसटी यहाँ देखोगे कि ये जीएसटी हमारा है, तो जीएसटी में अगर हम देखेंगे तो जीएसटी में यहाँ पर ये पहले ज़्यादा अनुमान लगाया गया था, लेकिन रिवाइज्ड में आप देखेंगे तो क्या हो गया है, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ज़्यादा अनुमान लगाया गया था, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो क्या कर दिया गया है, ये तो उतना ही रहा है लेकिन ये बढ़ गया है। तो रिवाइज्ड में आयकर ज़्यादा हो गया और वस्तु एवं सेवा कर क्या हो गया है, कम हो गया है। और जो अभी अनुमान लगाया गया है, इस अनुमान में भी अगर आप देखेंगे 2024-25 के लिए, तो आयकर ज़्यादा रखा गया है कि इनकम टैक्स ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, तो जीएसटी के मुकाबले। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि आयकर से होने वाली सरकार को आय जीएसटी से होने वाली आय से क्या हो गई है, अधिक हो गई है। अब ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए यही बातें लिखा गया है कि आयकर आयकर की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में जीएसटी की राशि से अधिक हो गई है, और वित्तीय वर्ष 24-25 ये है, 24-25 के बजट अनुमानों में भी, ये जो बजट अनुमान है इसमें भी इसके अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब व्यक्त क्यों किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कम आ जाए तो सरकार इसको रिवाइज कर देगी। जैसे अभी पहले क्या की थी कि आयकर से कम होगा, जीएसटी से ज़्यादा होगा, लेकिन रिवाइज की तो उल्टा हो गया। तो वैसे ही अभी अनुमान लगाया गया है कि 2024-25 के बजट में भी, वित्तीय वर्ष में भी इनकम टैक्स से आय ज़्यादा होगी और जीएसटी से आय क्या होगी, कम होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आईजीएसटी के आंकड़े सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। आप देखिए जो जीएसटी है, आपको पता है कि एक सीजीएसटी होता है केंद्र सरकार का जीएसटी, एक होता है एसजीएसटी जो राज्य सरकारों का होता है, और जो अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होते हैं, उस पर लगता है आईजीएसटी जो केंद्र सरकार क्या करती है, वसूलती है, और फिर डेस्टिनेशन वाले राज्य को जहां पर सामान बिकता है उसको दे देती है। तो आईजीएसटी के आंकड़े आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ब्लैंक यहाँ रखा गया है, यहाँ भी ये ब्लैंक रखा गया है। तो आईजीएसटी के आंकड़े नहीं बताए गए हैं। तो ये कुछ जो काम की बातें हैं मैं आपको इस ट्रेंड्स में से बता रहा हूँ। ये जो मैंने लिख के आपको ये दिया है इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। अगर कोई कथन बनाता है प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी, तो वहाँ आपको ये काफ़ी काम करेगा। अब बात करते हैं, आगे भी हमने बजट एट अ ग्लांस से ही डॉक्यूमेंट लिया है। देखिए बजट एट अ ग्लांस से ही लिया है, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से अधिक राशि
संशोधित अनुमान में प्राप्त हुई है। अब आप बोलेंगे किस में, तो ये बात हो रही है किसमें, कर राजस्व में। यह आप देखिए कर राजस्व, जो कर से प्राप्त होने वाला राजस्व है, 2023-24 के बजट में एस्टिमेट किया गया था कि इतनी राशि प्राप्त होगी 2632281, और प्राप्त कितनी हुई 2699713। तो बजट अनुमान से ज्यादा पैसा किसमें आ गया है, रिवाइज्ड में। अच्छा, सरकार जितना उम्मीद की थी उससे ज्यादा पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार को प्राप्त होने की उम्मीद है, ऐसा रिवाइज डेटा बोलता है। तो ये दिमाग में रखिएगा आप। और अगला जो बजट अनुमान है 2024-25, उसमें भी इसको ज्यादा ही रखा गया है। और क्या महत्वपूर्ण बात है, तो देखिए पूंजी प्राप्तियां जो हैं सबसे अधिक उधार और अन्य देयताएं, जिसको लाइबिलिटीज बोलते हैं, इससे प्राप्त होती हैं। कैसे, तो यहां देखेंगे आप 3 तरीके दिए हैं, ऋणों की वसूली से प्राप्त, अन्य प्राप्तियां और उधार और अन्य देयताएं से प्राप्त, अदर लाइबिलिटीज और बोरोइंग से। तो इसमें क्या हमको मिला है ट्रेंड, इसमें मिला है कि 2023-24 में बजट एस्टिमेट से सरकार ने जितना अनुमान लगाया था उससे कम ऋण लेना पड़ा सरकार को, और 2024-25 में भी कम उधारी का ही अनुमान है। कैसे, तो इसको मैंने यहां से उठाया है। देखिए 2022-23 का जो वास्तविक है उसमें तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2023-24 के बजट एस्टिमेट में ऐसा सोचा गया था, सरकार को अनुमान लगाया गया था कि इतना हमको लेना पड़ेगा ऋण, जो आपको डेटा याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन रिवाइज में पता चला कि सरकार ने कम ऋण लिया है। देखिए ये ज्यादा है और ये कम है, सरकार ने कम ऋण लिया और आगे सरकार और ऋण को कम करना चाह रही है। देखिए अभी अनुमान कम लगाया गया है, इससे भी कम लगाया गया। अर्थात सरकार क्या कर रही है, अपने उधारी और जो अन्य लाइबिलिटीज हैं, अदर लाइबिलिटीज हैं, उनको सरकार कम कर रही है। तो ऐसे ट्रेंड भी आपको दिमाग में रखने हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, इसलिए मैं हट जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर हम देखें, 1 मिनट में पीछे आ गया, आगे चलें तो हाँ ये हो गया। अब इस पे आते हैं। अब है कर प्राप्तियों में रुझान। हमको थोड़े से लंबे समय का एक डेटा देख लेना जरूरी होता है, तो ये भी बजट एट अ ग्लांस से ही लिया गया है। कर प्राप्तियों में रुझान के बारे में बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए तो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, और जो ये पीला वाला है ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। पीला वाला क्या है, प्रत्यक्ष कर, और जो हरा वाला है ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर को बता रहा है। मैंने कलर इसलिए बदल लिया कि आपको क्लियर कट समझ में आए। तो अब देखिए हो क्या रहा है, 2014-15 में क्या हो रहा था, तो जो डायरेक्ट टैक्स था इससे पैसा ज्यादा था 5.5%, लेकिन इनडायरेक्ट से अगर हम देखें तो 4.4% था। आगे आप देख रहे हैं यही चीजें क्या होती जा रही हैं, लगातार लगभग यही ट्रेंड हमको मिलता जा रहा है हर जगह पे। यहां देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो लगातार पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट 2016-17 में डायरेक्ट टैक्स से कम हमको आय हुआ है, और इससे 0.1% आय इनडायरेक्ट से ज्यादा हुआ है। तो कंटिन्यूअस अगर बोल दे कि लगातार हमें प्रत्यक्ष करों से ज्यादा पैसा आता है, या 2014 से पिछले 10 सालों से पूछ ले बोल दे, तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि लगातार 10 सालों से 5 सालों से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग हर जगह स्थिति यहाँ पे भी देखेंगे तो आप डायरेक्ट टैक्स कम हो गया है और इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है। और आपको पता है कि ये वाला पीरियड क्या है, कोरोना काल का है। और आपको पता है कि किसी भी देश में डायरेक्ट टैक्स से ही ज़्यादा पैसा आना भी चाहिए। तो ये अच्छा चीज़ें हैं। और अभी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 11.7% ऑफ जीडीपी हो गया है, और जो एस्टिमेट लगाया गया है। और अभी भी हमको प्रत्यक्ष कर से क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, और प्रत्यक्ष कर से कम पैसे आने की उम्मीद है, लेकिन लगातार ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं
सॉरी, इसके आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरकार के व्यय का। इसको बजट बोलता है क्या कि रुपया कहाँ जाता है, और ऐसे एक पाई चार्ट बना के बताता है। अब सोचिए कि सबसे ज्यादा हम ऋण तो लेते हैं, हमारी आय ही सबसे ज्यादा ऋण से हो रही है और अदर लाइबिलिटीज अन्य देयताओं से हो रही है, तो उसका ब्याज तो देना पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा पैसा ब्याज में ही चला जाता है। और इस बात को आप ये पाई चार्ट तो देख ही लीजिएगा, मैं यहाँ पे सरलीकृत करके आपको रख दिया हूँ कि सरकार का व्यय घटते क्रम में क्या क्या है। ऋणों पर ब्याज का भुगतान 20% सबसे ज्यादा, करों और शुल्कों में राज्य का भाग 20%, ये दोनों संयुक्त रूप से बराबर हैं। आपको पता है कि सरकार राज्यों को जो टैक्स होते हैं, डिविजिबल पूल होता है, उसको बांटती है, तो वो भी 20% लगभग चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय 16%, अदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं 9%, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर व्यय 8%। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा समझने के लिए जरूरी है आपके, देखिए क्या, तो आपको पता है कि जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो योजना होती है जिसको हम बोलते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। और इसमें केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है और कुछ पैसा कौन देता है, राज्य सरकारें देती हैं जो इसको लागू करती हैं। इसमें भी आप देखते हैं कि कुछ राज्यों के लिए 60% रहेगा, कुछ राज्यों के लिए जो पहाड़ी राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको कम देना पड़ता है। और एक होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय योजना, केंद्रीय योजना। तो जो केंद्रीय योजना है इसमें आप देखेंगे तो 100% सरकार ही देती है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना, आप सुने होंगे किसान सम्मान निधि योजना। ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है, केंद्रीय योजना है। और केंद्र प्रायोजित योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकारें भी पैसा देती हैं और केंद्र सरकार भी पैसा उसमें देता है। और केंद्रीय योजनाएं जो होती हैं इसमें भी कुछ कोर योजनाएं होती हैं, कुछ कोर योजनाएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि मुख्य या महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये सारा चीजें, योजनाएं जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, तो सरकार का खर्च इन दोनों में ही भी होता, इसमें भी सरकार का खर्च होता है और इसमें भी सरकार का खर्च होता है, यह आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करें यही यहाँ पे, तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर व्यय, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण, वित्त आयोग के द्वारा जो अंतरण दिया जाता है उस पर अलग, रक्षा पर होने वाला व्यय 8%, और उसके बाद सब्सिडी या अनुवृत्तियों पर होने वाला व्यय 6%। सरकार आपको पता है कि सब्सिडी देती है और अनुवृत्ति भी बोलते हैं उसको। तो सब्सिडी में आपको पता है कि खाद्य सब्सिडी पर पैसा ज़्यादा जाता है सरकार का। उसके बाद आप देखेंगे तो उर्वरक की सब्सिडी पर पैसा सरकार का जाता है, और फिर आप देखेंगे तो ऐसे ही पेट्रोलियम पर जाता है। तो सरकार जो अनुवृत्तियों पर खर्चा करती है उस पर पैसा कितना, 6% जाता है, और पेंशन पर होने वाला व्यय कितना है, 4% है। तो ये सरकार का व्यय है घटते क्रम में। इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और ऐसे ही 2-4 बार देख के रखिएगा, तो कभी अगर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप कर पाएंगे। अब थोड़ा हम कुल व्यय का एक बजट एट अ ग्लांस से और हमने यहाँ पे व्यू रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्व खाते पर, जिसमें से ये सब बताया जा रहा है कि ब्याज भुगतान में कितना जाता है, ये सब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ लगा दिया कि बजट एट अ ग्लांस में सारा मिल जाएगा। और यहीं से आप देखेंगे तो प्रभावी पूंजी व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, यहीं से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। बट ये आगे हम अभी देखेंगे और अच्छे से, यहाँ पर उतना बेहतर नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति। क्या सरकार, आपको पता है कि पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है। राजस्व व्यय तो एक हद तक होना ही है, पेंशन देना ही है सरकार को, जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट उनको सैलरी देनी ही है।
तो ये राजस्व व्यय तो होना ही है, लेकिन राजस्व व्यय बहुत ज़्यादा अगर होता है किसी भी इकोनॉमी में तो उस इकोनॉमी को अच्छा नहीं माना जाता है। राजस्व व्यय को कम करना चाहिए हमें, और पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय करना चाहिए जिससे कि लंबे समय के लिए अवसंरचनाएं निर्मित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, स्कूल, अस्पताल, रोड, ब्रिज, ऐसी चीज़ें बने जो आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हो, और जिसमें लोगों को रोजगार मिले, और आने वाले समय में जितना पैसा उसमें लगा है उससे ज़्यादा पैसा वो कमा कर दे। तो पूंजीगत व्यय सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि 2016-17 में 4.5% व्यय होता था। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक दो शब्द है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो ये तो हो गया केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय क्या क्या कर रही है, स्कूल, अस्पताल, और भी रेलवे के लिए ट्रैक बनाना, रेलवे का कोच बनाना, जितनी भी चीज़ें इंफ्रा के लिए कर रही है। उसके साथ साथ सरकार कुछ अनुदान देती है जो प्रभावी राजस्व घाटा मैंने आपको बताया था। वैसे ही यहाँ पे क्या सरकार क्या करती है कि राज्यों को अनुदान देती है, और उस अनुदान से अगर राज्य सरकारें कुछ कैपिटल एसेट बना लेते हैं, पूंजीगत आस्तियां बना लेते हैं, तो उस पैसे को भी सरकार जोड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या है, पूंजीगत व्यय है। अर्थात इंफ्रा पर खर्च करने के लिए, पूंजीगत गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अनुदान का हिस्सा जो राज्यों को दिया जा रहा है उसको भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लेती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खुद करती है और राज्यों को जो अनुदान में देती है जिससे कैपिटल इंफ्रा बनता है या एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों को जोड़कर बताती है, तो उसको बोलती है क्या कि वो इफेक्टिव प्रभावी प्रभावी पूंजीगत व्यय है। प्रभावी पूंजीगत व्यय उसका नाम देती है। तो ये आप देखिए लगातार बढ़ रहा है, नीला वाला पूंजीगत व्यय भी लगातार बढ़ रहा है देखिए, और ये वाला हिस्सा भी बढ़ रहा है। मतलब पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में काफ़ी अच्छा कदम माना जाएगा कि पूंजीगत व्यय पर जब चीज़ें बनेंगी तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था विकास की तरफ और बढ़ेगी। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद वैसे भी इस बार के बजट में राजस्व व्यय पर बहुत ज़्यादा खर्च आप देखेंगे नहीं किया गया है। अब बात आती है घाटे का सार, डेफिसिट। हमको पता है कि सरकार को, भारत सरकार का जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। अब घाटे का बजट मतलब क्या कि सरकार को जितनी आय हो रहा है उससे कम क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा व्यय हो रहा है। आय से ज़्यादा अगर व्यय हो रहा है मतलब घाटे का बजट है। तो सरकार, जो भारत सरकार का बजट घाटे का ही बजट होता है। और आपको पता है कि घाटे का बजट अच्छा माना जाता है कब, जब घाटे का बजट से पूंजीगत आस्तियों का निर्माण किया जा रहा हो। अगर घाटे के बजट से राजस्व व्यय किया जाता हो ज़्यादा, तो फिर उसको हम बोलते हैं कि वो काफ़ी बेकार तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, वो सही बजट नहीं माना जाता है। बट सरकार पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रही है। तो देखिए यहाँ पर घाटे का सार, अभी स्थिति हमारा ये है कि सरकार का टोटल बजट आय, चाहे वो राजस्व और दोनों को जोड़ दिया जाए, तो टोटल बजट आय क्या होता है, कम होता है, और टोटल बजट व्यय क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसलिए क्या बनता है, घाटा बनता है। तो घाटे का सारांश क्या है आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा, आप देखेंगे कि राजकोषीय घाटा, आपको पता है कि एफआरबीएम एक्ट बना था 2003 में, और उसमें तो 3% ही बोला गया था कि आपको क्या करना है, अपने जीडीपी का 3% ही रखना है इसको। लेकिन उतना तो नहीं हो पाया, आप देखेंगे वो रखा गया था, लेकिन ये वास्तविक यहाँ पे बात किया गया है 2022-23 का। अब आप देखेंगे तो ये क्या रखा गया है, अभी बजट अनुमान में 5.1 किया गया है, और 2023-24 का जो बजट अनुमान था वो 5.9 था। कौन सा, राजकोषीय घाटा। इसमें ऋण की ही मुख्य बात होती है कि सरकार कितना ऋण ले रही है, ऋण और अन्य देयताएं सरकार की कितनी है, वही क्या है, इसका राजस्व घाटा है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। वो अभी हम देख रहे हैं कि 0.1% कम हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सरकार धीरे धीरे क्या हो रही है,
अपने राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे को 4.5% करना है, करने का जो इसका मार्ग है उसको अनुसरण कर रही है कि हम धीरे धीरे 2025-26 तक क्या करेंगे, अपने बजट घाटे को अपने राजकोषीय घाटे को 4.5% के स्तर पर ला देंगे और उस दिशा में अच्छा कदम माना जाएगा। राजस्व घाटा आप देख सकते हैं, तो राजस्व घाटा भी क्या हो रहा है, 2.9 का अनुमान लगाया गया था, 2.8 कम हुआ और यहाँ भी देखिए कम हुआ है। तो सरकार अपने हाथ खींच रही है, राजस्व घाटा भी फिजूल खर्ची कम कर रही है। ऐसे ही प्रभावी राजस्व घाटा मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो आप देखेंगे ये भी निरंतर यहाँ पे कम हो रहा है। और ऐसे ही प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 था, फिर 2.3 हुआ, 2.3 यहाँ पे रहा और 1.5 अनुमान लगाया गया है। तो ये अच्छी बात है कि सरकार राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है। रुझान को दिमाग में रखिएगा आप। अब ये सारा बातें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। और पहले मैंने पूरा पढ़ा दिया है इस बात को कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या है, मौद्रीकृत घाटा क्या है। उस लेक्चर से जाकर पढ़ लीजिएगा जो अंतरिम बजट के हाइलाइट्स के नाम से हमारे चैनल पर है। अब बात आता है कि घाटे की प्रवृत्तियों का एक ट्रेंड लंबे समय से देख लेना जरूरी होता है हमारे लिए। तो ये ट्रेंड आपको दिखाया गया है बजट एट अ ग्लांस से कि 2000, यहाँ पे पहले देख लीजिए कि ये फिस्कल, ये राजकोषीय घाटा है, ये राजस्व घाटा है लाल कलर वाला, ग्रीन वाला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है जिसको हम प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं, और ये प्राथमिक डेफिसिट है। आप देखेंगे कोरोना काल में ये अपने पीक पर गए हैं, सब बढ़े हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सारे कम हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो डेफिसिट है वो लगातार कम हो रहे हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। घाटे का वित्त पोषण, सरकार को जो घाटा होता है उसका वित्त पोषण सरकार कैसे करती है, तो ये सबसे मेजर जो पॉइंट है वो दिमाग में आप रखिए कि घाटे का वित्त पोषण सरकार सबसे अधिक किससे करती है। तो ये ब्लू वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, इस ब्लू वाली से करती है। अब भले ही ये कम हो रहा है ज़्यादा, पहले यहाँ पे देखिए ज़्यादा है 21-22 में, फिर कम हुआ है, लेकिन है इसी से ज़्यादा। और ये क्या है, तो सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, मतलब लघु बचत पत्र जो होते हैं, लघु बचत पत्र से जो सरकार का आय होता है, उसी आय से, उसी सेविंग से, बचत से क्या करती है, वो अपने घाटे का वित्त पोषण करती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सरकार, एक पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। और जो मार्केट बोरोइंग है, ये कौन सा है, ये तो पूरा ही मार्केट बोरोइंग को दिखा रहा है, देखिए मार्केट बोरोइंग। और उसके बाद ये अदर्स है, और शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल वगैरह के माध्यम से, ये येलो वाला है। तो देखिए ये धीरे धीरे अभी तो कम ही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम ही कम है, नीचे तली में दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो ये आपको ट्रेंड्स थोड़े से दिमाग में रख लेना है कि वित्त पोषण कैसे किया जा रहा है। अब बात आती है, हमने जो महत्वपूर्ण बजट एट अ ग्लांस में ट्रेंड्स थे उसको देख लिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि सरकार और क्या क्या बातें की है अपने बजट में। पहली बात है कि कराधान सुधारों की उपलब्धियां। सरकार बताती है कि हमने जो कराधान में सुधार किया है, आपको पता है कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया था, तो कराधान सुधारों से क्या उपलब्धि मिली है सरकार को। सरकार बता रही है कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स में 3 गुना अधिक वृद्धि हो गई है। और तेज रिफंड प्रतिदाय, धन वापसी, आपको पता है कि टीडीएस वगैरह कटता है और भी चीज़ें, तो पहले बहुत लेट मिलता था, अब बहुत तेजी से मिलने लगा है। उसी में बताया जा रहा है कि विवरणियों के औसत संसाधन समय, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 2013-14 में 93 दिवस लगता था, और अब वो कम होकर कितना हो गया है, 10 दिन रह गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार की है।
विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या, मतलब जो आयकर भरने वाले लोग हैं उनकी संख्या 2.5 गुना लगभग बढ़ गई है, 2.4 गुना बढ़ी है। औसत मासिक जो सकल जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में क्या हो गया है, 2 गुना बढ़ गया है और 1.66 लाख करोड़ हो गया है। और क्या महत्वपूर्ण बात है, तो राज्य राजस्व की कर बायंसी, जिसको हम कर उछाल या कर उत्प्लावकता बोलते हैं, क्या होता है अभी बताता हूं आपको, पहले समझ लीजिए। 0.72 2012-16 से बढ़कर जीएसटी आने के बाद की अवधि में ये 2017 से 23 में 1.22 हो गई है। तो अब ये टैक्स बायंसी होती क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। सॉरी। तो टैक्स बायंसी, अच्छा उससे पहले देख लीजिए कि इन दोनों जीएसटी में जो ये दोनों काम हुए हैं, 1 और 2 से फायदा क्या हुआ है, तो उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है, रसद लागत उनकी कम हुई है, अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी हुई है, तो ये काफी फायदा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि टैक्स बायंसी क्या है। देखिए, इसको हम बोलते हैं कर उछाल या कर उत्प्लावकता क्या है। तो कर उछाल सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन, मतलब कर राजस्व वृद्धि, अभी हम देख रहे थे कि कर से प्राप्त होने वाली राजस्व कितना है, इसलिए हमने पहले उधर देख लिया। तो कर राजस्व में जो वृद्धि में परिवर्तन कितना बढ़ा, और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन, और टोटल जीडीपी में कितना परिवर्तन हो रहा है। जीडीपी में परिवर्तन हुआ, हमने देखा कि जीडीपी में मान लीजिए परिवर्तन हुआ, तो क्या जो कर प्राप्तियां हैं इसमें भी परिवर्तन हुआ है, इसमें भी वृद्धि हुई है क्या। और अगर इसमें भी वृद्धि हो रही है तो हम बोलेंगे कि जीडीपी के सापेक्ष अगर कर प्राप्तियों में भी वृद्धि हो रही है, जबकि कर का हमें जो स्लैब वगैरह है उसको कम नहीं करना है, मतलब दर को घटाना बढ़ाना नहीं है, और उसके बाद भी जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कर प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, कर उछाल है, टैक्स बायोंसी है। यही बातें यहाँ की गई हैं कि कर उछाल सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। एक कथन ऐसा ही बना के दे सकता है यूपीएससी में। दूसरा, यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन, अभी बताया, जीडीपी या जीवीए भी बोल सकते हैं, जीवीए लेना हो तो, परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। जब किसी कर में उछाल होता है तो कर की दर बढ़ाए बिना उसका राजस्व बढ़ जाता है, जो भी बताया मैं आपको कि दर बढ़ाए बिना ही जीडीपी बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स है उससे होने वाली आय भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, अगर कभी पूछे तो बता सकते हैं। कर आधार का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। कर प्रशासन की मित्रता, टैक्स, ऐसा तो नहीं है कि टैक्स के कारण लोग डर रहे हैं या टैक्स को जो कलेक्ट करने वाले पदाधिकारी हैं उनके कारण लोगों में डर फैला हुआ है, तो वैसा नहीं, बल्कि मित्रवत अगर चीजें बनी रहें और कर मतलब विश्वास रहे उनमें, जनता में जनता का विश्वास उनके प्रति रहे, और कर दरों की तर्क संगतता और सरलता, जितना तर्क संगत और सरल तरीके से टैक्स लगाया जाएगा उसी प्रकार से बायोंसी उसमें आएगी। वैसे भी आप जब टैक्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं आप, टैक्स के सिद्धांत, तो ये आप देख लीजिएगा। अब पीछे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि जीएसटी के बारे में सकारात्मक प्रभाव क्या आया है। तो 94% उद्योग पट्टाकर्ता जो हैं वो जीएसटी में पारगमन, मतलब जीएसटी जब से आया है उससे उसको सकारात्मक मान रहे हैं, और 80% प्रत्युत्तरदाता ये महसूस करते हैं कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला काफी अच्छा हुआ है, और ये एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है, सरकार बोल रही है। वर्ष 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट हुई है। आयात निर्गम को हम बोलते हैं क्या, इंपोर्ट रिलीज, इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट रिलीज टाइम, मतलब जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह होता है वो काफ़ी आसानी से अब मिल जा रहा है, जिससे कि आसानी से हम चीज़ों को आयात कर पा रहे हैं।
तो जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं उनमें 47% की कमी हुई है समय का, एयर कार्गो परिसरों में 28% की, और बंदरगाहों पर 27% की कमी हुई है। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे कि आयात निर्गम समय में गिरावट हुई है सरकार के प्रयासों से। कर उत्प्लावकता हमने देख लिया। अब बात करते हैं कर प्रस्ताव ने सरकार कर प्रस्ताव में क्या चेंजेस किया है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो कराधान में सरकार ने निरंतरता बनाए रखी है। अब देखेंगे स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधि, जो सोवरेन वेल्थ फंड हम बोलते हैं, सरकार के द्वारा जो वेल्थ फंड बनाए जाते हैं। आप देखेंगे एक इसमें है राज्य के स्वामित्व वाला निवेश फंड में आप देखेंगे तो NIIF है, जिसको हम राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना कोष बोलते हैं। तो पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में कतिपय कर रहित लाभ, इसमें कर रहित लाभ की जो बात की गई थी, आपको पता है कि 2 प्रकार के अभी टैक्स स्लैब चल रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है। अगला दिनांक 31/3/2024 को पूर्व में कालातीत मतलब होता है समाप्त होना, कालातीत हो रहे कुछ IFC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपको पता है जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहाँ आपको पता है कि वह भारतीय क्षेत्र के बाहर के लोग भी आके वहाँ पे निवेश करते हैं, उनको निवेश का मौका देता है। आप गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़े होंगे। जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं IFSC, यूनिटों को दी जा रही, उसमें जो कंपनियां थी उनको कर में छूट दी जा रही थी जो खत्म होने वाला था, उसको अभी 31/3/2025 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और सरकार ने क्या किया है, लोगों में भरोसा को बनाए रखने के लिए बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से छूट दे दिया है। क्या दिया है, तो वित्त वर्ष 10 तक के बकायों में 25,000 तक की छूट, जो वित्त वर्ष 10 तक की, जो वित्तीय वर्ष 10 जो है उसमें जिनकी 25,000 रुपये तक का बकाया था उनको छूट दे दिया। और वित्त वर्ष 11 जो था, वित्तीय वर्ष जो 2011 है, उससे वित्त वर्ष में 15 तक के लिए, मतलब 11 से 15 तक के लिए, वित्तीय वर्ष 11 से 15 तक के लिए 10,000 तक की छूट दे दिया है। और इससे मतलब उनको अब देना ही नहीं रहेगा, जिनको इतना पैसा देना था, जिनके घर पे गया होगा इनकम टैक्स से कि भैया आपको इतना पैसा पे करना है, उनको अब छूट दे दिया गया है। और इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगला है पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है, मतलब टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ज्यों का त्यों वही टैक्स स्लैब है। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 22% ही रखा गया है। और कुछ नई कंपनियां जो विनिर्माण कंपनियां हैं उनको 15% दिया गया है, जिससे कि वो और आगे बढ़ सकें। तो स्टार्टअप कंपनियों के लिए जो इस दायरे में आएंगी 15% रखा गया है। और नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वही जो 7 लाख रुपए तक की अगर कोई व्यक्ति अर्निंग कर रहा है तो उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये कर प्रस्तावों में सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन थोड़ा देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की बात चल रही है। उसके बाद बेरोजगारी की दर कम करना, ऐसे सारे बातें बताई गई हैं, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कि बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट हुई है। आगे इसको और हम देखेंगे। 2018 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद से जो एनपीए है, आपको पता है कि बैंकों से जो ऋण लेता है व्यक्ति, अगर 90 दिनों तक मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो वो एनपीए बन जाता है, जिसको हम गैर अनर्जक परिसंपत्तियां बोलते हैं। उनकी संख्या में कमी हुई है। 18 में सबसे ज़्यादा हुई थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले 8 सालों के उच्चतम स्तर पर चली गई है। आगामी वित्त वर्ष में इसके कम होने का अनुमान है। अब बात आती है कि मुद्रास्फीति तो आपको डेफिनेटली पता है, हमने डीएनएस में भी कवर किया है। ये हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है, आपको पता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति,
शुद्ध कोर मुद्रास्फीति, ये आप जरूर रिवाइज करिएगा अपने स्टैटिक पार्ट से। मैं यहाँ पे आपको सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में बता रहा हूँ कि जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल सभी वर्ग की वस्तुओं, उसमें जितनी भी वर्ग की वस्तुएं और सेवाएं हैं, इवन खाद्य वस्तुएं जो हैं वो भी को भी शामिल करके मुद्रास्फीति की अगर हम गणना करते हैं तो उसको बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। और कोर क्या होता है? जब खाद्य वाली चीजों को हटाकर अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं कि कोर मुद्रास्फीति है। तो खाद्य वाले में ज्यादा हमको दिक्कत होती है। हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में उच्चतम स्तर पे 8 सालों का बताया जा रहा है, यह आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि हम विकास कैसा करेंगे? जन केंद्रित समावेशी विकास करेंगे। जन केंद्रित मतलब ऐसा विकास करेंगे जिसमें जनता का पूरा सहभागिता रहेगा। क्या क्या बताया जा रहा है कि सभी प्रकार की अवसंरचना, चाहे वो भौतिक हो चाहे डिजिटल हो, सोशल हो, सबका ठोस विकास किया जाएगा। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता, मतलब कर आधार को, जो टैक्स कर आधार है उसको क्या किया जाएगा और वाइडन किया जाएगा, और ज़्यादा लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा कि लोग कर भरें। इसकी विस्तार की प्राप्ति हुई है। गिफ्ट सिटी जो भी बताया मैं आपको, आईएफएससी वाला, उसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं का मजबूत द्वार है ये। सरकार, आपको पता है कि मसाला बॉन्ड रूपी के माध्यम से मसाला बॉन्ड जारी करती है अन्य देशों में, वहां से भी पैसे का उगाही करती है। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन। मुद्रास्फीति, हमने अभी हेडलाइन मुद्रास्फीति देखा। मुद्रास्फीति आपको पता ही है कि जब सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। महंगाई जनरल हम बोल देते हैं उसको। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई बोलते हैं, इसका औपचारीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। वित्तीय समावेशन क्या? तो आपको पता है कि आरबीआई ये बोलता है कि अगर गरीब से गरीब लोगों को भी बैंक में खाता खुल जाए, जो जनधन अकाउंट ने किया है, और उसके साथ साथ अगर उनको संगठित तरीके से लोन मिलने लगे तो हम बोलते हैं कि उनका वित्तीय समावेशन हो गया है। तो इसका जनधन से आप देखते हैं कि काफ़ी वित्तीय समावेशन को बल मिला है। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे हैं, और देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं, ऐसा सरकार बोल रही है। तो ये सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में यहाँ बात कर रही है। अब आते हैं हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बात की है सरकार, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों में आप ध्यान रखिए कि टारगेट किसको किया जा रहा है? गरीब को किया जा रहा है कि गरीब का उत्थान करना है। उसके बाद नारी का सशक्तिकरण करना है, युवा को सशक्त बनाना है, और किसान जो हमारा अन्नदाता है इसको क्या करना है? सशक्त बनाना है। इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और बार बार आप देखेंगे कि सरकार के, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन 4 लोगों की बात करते हैं। तो पहला इसमें हम बात कर लेते हैं गरीब कल्याण, देश कल्याण बोला जा रहा है। गरीबों का कल्याण कैसे किया गया है? तो 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, डीएनएस में हमने कवर किया है काफ़ी डिटेल से, वहाँ देख सकते हैं आप। कैसे? बोले हैं कि 2005-6 के 55.1%, मतलब 2005-6 में बहुआयामी गरीबी 55.1% थी, 2022-23 में घटकर 11.3% हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता। आपको पता है कि कोविड के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो रेहड़ी पटरी वाले काम करने लोग हैं, ठेले पर काम करने वाले जो लोग हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनको बिना किसी प्रतिभूति के, बिना किसी कोलेटरल के ऋण दिया जा सके, जिससे कि वो फिर से अपने कारोबार को शुरू कर सकें। तो उसमें 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता मिला है। और डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसके माध्यम से 7 लाख करोड़ की बचत हुई है। आपको पता है कि अगर हम मध्यस्थों के माध्यम से लोगों को पैसा देते थे तो बीच में लोग पैसा खा जाते थे,
लेकिन अब आपको पता है कि जैम का कंसेप्ट चल रहा है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम से सीधे जो लक्षित हितग्राही हैं उनके खाते में पैसा दिया जा रहा है। तो इससे काफ़ी बचत हो रही है और ये गुड गवर्नेंस का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये सरकार ने बताया है। युवाओं का सशक्तिकरण कैसे, तो देखिए 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। बिना कौशल दिए तो कुशल श्रमिक नहीं पैदा हो सकते। उसके बाद युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना आपको स्टैटिक में जाकर पढ़ भी लेना है। तो पीएम मुद्रा योजना आपको पता है कि इसमें तरुण, किशोर, इस तरीके का ऋण दिया जाता है। उसके बाद आईआईटी, एम्स एवं विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा बढ़ेगा तभी युवा सशक्त होंगे। तो आईआईटी कैसे, तो आईआईटी 2014 में 16 थी, 2023 में 23 हो गई है। आईआईएम 2014 में 7 था, 2022 में 22 हो गया है। विश्वविद्यालय 2014 में 723 थे, 2023 में 1113 हो गए हैं। अब ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन बढ़े हैं, बस ये दिमाग में रखना है। पीएम श्री बजट, आपको पता है कि सरकार पीएम श्री स्कूल खोलने का प्लान बनाई है। ये स्कीम शुरू की है कि पूरे भारत में पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। तो उसके बजट को बढ़ा दिया है जिससे कि अच्छी शिक्षा युवाओं को मिले और वो बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करके कुशल हो सकें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए यही बताया गया है जो मैंने आपको बताया है, इसी से मैंने लिखा है। 2014 में 16, 23 में 23 हो गया है आईआईटी, ऐसे ही एम्स, ऐसे ही विश्वविद्यालय। पीएम श्री बजट में आवंटन 4,000 से इस बार बढ़ा के 6,050 कर दिया गया है। गरीबों की संख्या में प्रतिशत कमी 55.3 से 11.3 हो गया है। तो ये हमने यहाँ से समराइज किया है उसको। अब आगे चलते हैं। दो और लोग जो हैं, एक तो है नारी, महिला, और दूसरा किसान। इनके बारे में क्या बात है, पहले हम किसान को देख लेते हैं। तो पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपको पता है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण योगदान है। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ई नैम, आपको पता है कि ई नैम अभी एपीएमसी से काम जो होता है उसमें उसी मंडी में जाना जरूरी होता है, लेकिन ई नैम से कोई किसान क्या कर सकता है, पूरे देश के किसी भी मंडी में अपने सामान को बेच सकता है। तो ई नैम में 1,361 मंडियों का समेकन कर दिया गया है और गेहूं और चावल की खरीद को बढ़ा दिया गया है। तो ये काम किया गया है किसानों के लिए। नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के लिए क्या किया गया है, काफी फोकस क्षेत्र है ये। तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए हैं। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे कुछ ट्रेंड्स पूछे तो आपको दिमाग में रखना है। स्टेम, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इस पाठ्यक्रम में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। इसमें महिलाएं अक्सर क्या करती थी, सामाजिक विज्ञान पढ़ा करती थीं, लेकिन अभी इसमें महिलाओं का नामांकन काफी बढ़ा है। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि और लखपति दीदी बनाने का, 2 लाख और लखपति दीदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, और 2017-18 में 23.3% की तुलना में 22-23 में ये 37% श्रम बल में भागीदारी महिलाओं की हो गई है। तो इसके लिए सरकार ने, देखिए आप, इन्फोग्राफिक्स जारी किया है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उसके बाद गेहूं और चावल की खरीद को बढ़ा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं चावल का। उसके बाद ये गेहूं का देखेंगे तो गेहूं की खरीद को यहाँ पे बताया गया है। अब हम आगे बात करें कि अमृत काल के लिए कुछ कार्य नीतियां बनाई गई हैं। इन्हीं कार्य नीतियों में कुछ योजनाओं को भी शामिल किया गया है, तो हम उसी हिसाब से उसको पढ़ते हैं। देखिए जो योजनाएं पुरानी हैं उनको तो आप डेफिनेटली पहले से पढ़ रहे होंगे या आपको स्टैटिक तौर पे कवर करना पड़ेगा।
हमारा लक्ष्य योजनाओं को पढ़ाने का नहीं है, बहुत लंबा बजट का लेक्चर हो जाएगा। जो नए योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में तो सिर्फ बजट में बोला गया है। जब नोटिफिकेशन उसके बारे में जारी किया जाएगा फिर हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और डेफिनेटली अभी तो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है नहीं, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। और पुरानी योजनाएं डेफिनेटली हमको पता है पहले से। तो पहले हम बात करते हैं कि अमृत काल के लिए कार्यनीति में संधारणीय विकास। संधारणीय विकास का मतलब समझ लीजिए कि प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमको मिला है, आज की पीढ़ी को जो कुछ भी मिल रहा है, हम उसको इस तरीके से उपयोग करें कि जो आने वाली पीढ़ियां रहें वो भी क्या करें, इन सभी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का क्या कर सकें, उपभोग कर सकें। तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, संधारणीय विकास है। अब देखेंगे कि कई बार ऐड आता है कि बाइक से कोई जा रहा है, आगे बच्चा बैठा रहता है, रेड लाइट हो गई है तो बच्चा क्या करता है, चाबी लगा के बंद कर देता है बाइक को, कि बोलता है कि पापा हमारे लिए भी पेट्रोल बचाओ। तो वही क्या है, संधारणीय विकास है कि जो प्रकृति द्वारा आज हमको मिल रहा है आने वाली पीढ़ियों को भी वही मिलता रहे, उसका हम पूरी तरीके से उपभोग करके न चले जाएं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, वर्ष 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता जो है सरकार पूरा करेगी। निवल शून्य मतलब क्या है कि जितना कार्बन का एमिशन हमारे द्वारा किया जाएगा उतने ही कार्बन को हम कैप्चरिंग भी कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारे कार्बन का जीरो कार्बन उत्सर्जन हमारे लिए हो जाएगा, जो 2070 तक हम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब डेफिनेटली अगर हमको इस कदम को बढ़ाना है आगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन, जिसको हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, कि अगर पवन ऊर्जा के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, ये इससे बोला जाता है कि आप पवन ऊर्जा लगाओ, और सरकार बोलती है कि 40 करोड़ हम आपको किसी चीज के लिए देंगे, बजट के लिए, इसके लिए, और वो पाता है कि इसको लगाने में 60 करोड़ लग गया, तो सरकार क्या करेगी, जो गैप बना 20 करोड़ ये भी उसको दे देगी। तो फिर ये जो निजी क्षेत्र के लोग हैं इनको लगेगा कि हमारा पैसा ज़्यादा भी अगर लगेगा तो हमको सरकार दे देगी, तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ऐसे काम शुरू करेंगे। फिर कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना। आपको पता है कि कोल गैसिफिकेशन करके, कोल गैसिफिकेशन तकनीकों द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होगा, कम एमिशन होता है। तो उसका काम किया जा रहा है। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोमास का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण किया जाएगा। बाकी आप देखते हैं मेथनॉल, इन सब का, एथेनॉल का किया ही जा रहा है। इस कदम से हमको मेथनॉल का आयात कम हो जाएगा, और भी कई चीज़ों का, जो अमोनिया वगैरह का आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा। बायोमास का एकत्रीकरण किया जाए, जैसे पराली वगैरह बाकी चीज़ें, इसका एकत्रीकरण किया जाए, इसका कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बनने, तो उसके लिए सहायता दिया जाएगा। उसके बाद छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, एक नई स्कीम है ये, रूफटॉप स्कीम। इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। इस स्कीम में ये बोला गया है कि प्रति माह 300 यूनिट की फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता होगी। छत पर लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, उससे उनको खुद की बिजली तो मिल ही जाएगी, और उसके साथ साथ अगर बिजली ज़्यादा होती है तो वो क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और बेच के पैसा कमा सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा इस योजना के बारे में तो हम देखेंगे। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। ई बसों को अपनाया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसों को अपनाया जाएगा, जिससे कि हम अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ें। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है। अब ये नई योजना जब शुरू होगी तब देखेंगे, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस समझ लीजिए कि बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। तो ऐसी चीज़ें हमें बनानी हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाएं, प्लस जो जैविक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके ही हम बनाएं चीज़ों को। और इसी बात को क्या बोला गया है, बायो मैन्युफैक्चरिंग या
बायो फाउंड्री, तो इसको दिमाग में आप रखिएगा। ये नवीनतम तकनीक के माध्यम से चीज़ों को बनाया जाए और जैविक चीज़ों से ही हम ज़्यादा जो तकनीकें हैं उनका निर्माण करें। अब बात आता है कि अवसंरचना और निवेश, इस पे सरकार काफ़ी जोर दे रही है। विकसित होना है तो लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना। लॉजिस्टिक मतलब परिवहन, तो परिवहन क्षेत्र को ठीक करने के लिए सरकार रेलवे के लिए 3 कॉरिडोर लेकर आ रही है। ये 3 कॉरिडोर कौन कौन से हैं दिमाग में रखिएगा। ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, कॉरिडोर को गलियारा हिंदी में बोलते हैं। बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व वाले मार्गों हेतु गलियारा। अब उच्च घनत्व आप देखेंगे बहुत ट्रेनें हमारी ओवर क्राउडेड रहती हैं, तो उस पर और ज़्यादा ट्रेनें अगर चलेंगी तो क्या होगा, लोगों को ईज होगा जाने आने में। तो ये काम किया जाएगा। द्विपक्षीय निवेश समझौतों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, अर्थात एफडीआई वगैरह को आकर्षित करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उड़ान योजना, जो आपको पता है उड़े देश का आम नागरिक, एयरपोर्ट का जो उपलब्धता है, छोटे छोटे शहरों तक पहुंचना है हमें, तो उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करना है तथा नए हवाई अड्डों को व्यापक विकास देना है। क्योंकि जब तक हम कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक विकसित कैसे बन पाएंगे। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना, मतलब रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया जाएगा। मेट्रो जैसी चीज़ें अलग अलग, जैसे मेट्रो एक दिल्ली में केवल मेट्रो मान लीजिए चल रही है, तो पूरा एनसीआर में चलाया जाए, यूपी में हरियाणा तक उसको ले जाया जाए और आगे ले जाया जाए। तो इस टाइप का रैपिड रेल वाली चीज़ें शुरू की जाएंगी। और इसके लिए क्या मोड रहेगा, तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी, एफडीआई के अंतर प्रवाह को दोगुना किया जाएगा और जितनी भी भौतिक अवसंरचनाएं हैं, जरूरत पड़ेगा तो रेल के और ट्रैक बढ़ाए जाएंगे, कोचेस और बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें काम किया जाएगा। सरकार इसी बात को बता रही है कि गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। देखिए, गैर जीवाश्म अर्थात अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है। सरकार बोल रही है कि पीएम उजाला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। पीएम उजाला योजना आपको पता है कि गैस सिलेंडर गरीब लोगों को दिया जाता है, खासकर गाँवों में, जहाँ पर धुएं से जो महिलाएं खाना बनाती हैं उनसे उनको निजात दिलाया जाए। उजाला के तहत इतना करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं। उसके बाद 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। और एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई हैं। कुल मिला के सरकार यहाँ अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही है। आपको ऐसे फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड्स को दिमाग में रखना है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, फिर एक बार दिमाग में रखिए कि अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है। एफडीआई अंतर प्रवाह देखिए 2005 से 14 के बीच में 298 यूएसडी बिलियन था, जो 2014 से 23 के बीच में 10 साल में 596 हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यही भौतिक अवसंरचनाओं में क्या क्या सुधार किया जा रहा है। तो नेशनल हाईवे आप देखेंगे किलोमीटर बताया जा रहा है, नेशनल हाईवे बढ़ रहे हैं, कार्गो वाली चीज़ें भी बढ़ रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेल रूट भी बढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में नंबर के तौर पर नहीं रखनी है, ट्रेंड्स के तौर पर रखना है। अब अमृतकाल के लिए कार्यनीति 3/5, टोटल 5 है, तो तीसरा क्या है देखते हैं। देखिए तीसरे में क्या है, सबसे पहले समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है, थोड़ा समझना है आपको। समावेशी विकास का मतलब यह है कि विकास जब हो रहा है कुछ भी, तो इसका फायदा केवल कुछ वर्गों को ना मिले, इसका फायदा केवल कुछ वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका फायदा हर वर्ग तक पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे, गरीबों तक, अमीरों तक, महिलाओं तक, बच्चों तक, हर वर्ग तक
अगर पहुंचता है, अगड़े पिछड़े सब लोग तक पहुंचता है, तो बोलते हैं कि वो समावेशी विकास है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आपको पता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में क्या किया गया है कि जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं उनको तीव्रता से फंड देकर उनको किस आगे बढ़ाना है, उनको मुख्य धारा में लाना है। तो आकांक्षी जिला जो में समावेशी विकास 112 जो आकांक्षी जिला हैं उसमें गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का परसेंटेज में वृद्धि हुई है। प्रसव से पहले देखभाल के लिए महिलाएं पंजीकरण ज़्यादा करा रही हैं। वर्ष 2018 में 68% था, तो 23 में 89% हो गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपको पता है कि किसी भी कारण अगर मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का तो उसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है, प्रति लाख दिया जाता है इसमें। तो इसमें भी नामांकितों की संख्या बढ़ रही है। 2018 में 1737 से बढ़कर ये 2023 में 13,195 हो गई है। तो ये समावेशी विकास के लिए काम किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बालिकाएं खासकर जो 9 से 14 वर्ष की हैं उनको सर्वाइकल कैंसर, अभी आप देखेंगे सर्वाइकल या सर्विकल बोलिए, ये खासकर महिलाओं के जो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन होता है, ऑर्गन महिलाओं का जो जनन अंग होते हैं, जननांग होते हैं, उससे संबंधित बात है कि सर्वाइकल कैंसर होता है उनको और उसके कारण वो मर जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि एक एक्ट्रेस है पूनम पांडे, उनके कहने पर ये काफ़ी ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है। हालांकि उसके पहले सरकार सर्विकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी, खासकर 9 से 14 वर्ष के लिए, तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप। बेहतर पोषण उपलब्ध कराएगी क्योंकि महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा है बच्चियों में। बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। पोषण योजना में तेजी लाई जाएगी जिससे कि मल न्यूट्रिशन का शिकार जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण लगाया जाता है अलग अलग रोगों का, उसमें यूविन नाम का एक प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा और उसके माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। और जैसे कोविन के माध्यम से कोविड का किया गया था वैसे ही यूविन लाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, पहले आशा कर्मी इसमें शामिल नहीं थी क्योंकि शायद उनका पैसा या उनकी आय ब्रीच कर जाती थी, अब उनको शामिल कर लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और जो सहायक हैं और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित उनको भी अब इसमें स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और आयुष्मान योजना में उनको शामिल कर लिया गया है। तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर अब पूछता है कि आयुष्मान भारत योजना में इनके लिए भी बीमा का प्रावधान है तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इस बजट में इस बात को क्लियर कर दिया गया है। यही बातें आप देखेंगे तो आकांक्षी जिलों में क्या बातें की गई हों मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है कि कैसे बढ़ा है ये। उसके बाद अमृतकाल के लिए कार्यनीति 4/5 जो मतलब चौथा जो है वो क्या है? पर्यटन पर काफ़ी जोर देना है और आवासन पर। पहले पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन अभी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री क्या किए थे, तो लक्षद्वीप का दौरा करके काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे थे, काफ़ी सुर्खियाँ लक्षद्वीप बटोरा क्योंकि मालदीव में जो इंडिया क्विट का अभियान चला था उसलिए उसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। तो हमें क्या करना है कि इंटरनल जो पर्यटन है उसको बढ़ाना है कि लोग हमारे यहाँ पर्यटन पर आएँ और हमारे देश के लोग हमारे देश का पर्यटन में जाएं, जिससे कि पैसा हमारे पास ही आए। तो कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा किस प्रकार हम देखेंगे। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी ये पहले योजना थी ही, उसी योजना को बढ़ा दिया गया है। 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके
वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई कि आप भारत में आइए पर्यटन के लिए। और लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पतन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिससे कि पर्यटन के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार दे सकें। आवासन में क्या किया गया है? आपको पता है कि समावेशी विकास के लिए आवास का होना जरूरी है। और आज भी भारत में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनका खुद का घर नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसके तहत 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है सरकार, और अगले 5 वर्ष में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास और बनाएगी। उसके साथ अपना घर खरीदने के लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, बहुत से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है, तो उनको खरीदने के लिए भी सरकार क्या करेगी? आवास योजना आरंभ करेगी। बट अभी आरंभ नहीं की है, आरंभ करेगी। नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे क्या है, अभी बस दिमाग में रखना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन सरकार ने क्या कर दिया है? और पहले से अधिक बढ़ा दिया है। ये इसने आवासन क्षेत्र में काम किया है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि अमृतकाल के लिए कार्यनीति 5/5 मतलब 5वीं कार्यनीति क्या है। हमने इसी के माध्यम से योजनाएं भी कवर कर लिया, और योजनाएं जो नई योजनाएं हैं उनका नोटिफिकेशन आएगा तभी हमारे काम की हो पाएंगी। अभी तो जितना केवल दिमाग में रखना है कि हाँ ये शुरू किया गया है। अब देखिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में क्या किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण को आप देखते हैं कि सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, जिसको सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है। हिंदी में सनराइज क्षेत्र मतलब इसमें अपार संभावनाएं हैं। अभी शुरुआती चरण में जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी, क्योंकि सरकारी निवेश तो बनना ही चाहिए, उसके साथ साथ निजी निवेश आएगा तभी। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि से संबंधित बहुत कमजोर है, न उतने कोल्ड स्टोरेज हैं, न ही किसानों को रखने के लिए बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं। किसानों को मशीनीकरण उतना नहीं मिल पाता, मशीनीकृत करने के लिए अगर उनको किराए पे चीज़ें मिले तो सरकार इसमें काम करेगी। नैनो डीएपी का प्रयोग सभी जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि नैनो यूरिया तो सरकार पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुकी है। नैनो यूरिया क्या होता है? तो नैनो पार्टिकल, नैनो तकनीक आप पढ़े होंगे। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आकार का अगर अणु से अगर हम कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो नैनो आकार का तकनीक है। तो ऐसे ही नैनो यूरिया बना था, जिससे यूरिया का नुकसान काफ़ी कम हुआ है, और यूरिया का नुकसान कम हुआ है, और यूरिया का जो पौधों द्वारा अवशोषण है वो ज़्यादा हुआ है। तो सरकार क्या करेगी? नैनो डीएपी का भी सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बढ़ाएगी। तो ये एक बढ़िया कदम है। मिट्टी की उर्वरता इससे अच्छा होगी। पूछ सकता है कि इससे क्या फायदे होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि इससे एक तो क्या होगा, सरकार की सब्सिडी जो देती है सरकार वो कम होगी। दूसरा क्या होगा, उर्वरक पे सब्सिडी जो जाती है और शायद कम हो। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इससे मिट्टी की उर्वरता क्या होगी, बेहतर होगी। पानी में जो जहरीलापन हो रहा है इसके कारण वो भी कम होगा। तो ऐसे बहुत से फायदे होंगे, ये दिमाग में आप रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा। आपको पता है कि तेल और दाल में भारत को आयात करना पड़ रहा है, बाकी में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो उसके लिए सरकार आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यनीति तैयार करेगी। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो पहले शुरू की गई है, इसका और विस्तार किया जाएगा, ताकि जो जल कृषि उत्पादकता है हमारी, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए। तो मछलियों से संबंधित बात है कि मछली पालन करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि मत्स्य योजना लाया गया है, और इसी संदर्भ में 5 एकीकृत एक्वा पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अब ये 5 एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ कैसे स्थापित किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। इस हेतु क्या किया गया है,
नीली क्रांति, खासकर मत्स्य संपदा से ही है, आपको पता है। नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन किया गया है और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो हैं उनके विकास योजना के लिए अधिक आवंटन किया गया है। और ये इस ग्राफिक्स से आप देख सकते हैं कि आवंटन क्या किया गया है, नीली क्रांति के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन के लिए बढ़ाया गया है। और यहाँ भी पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना जो है उसके लिए भी आवंटन सरकार ने बढ़ाया है। तो ये सरकार अपने कुछ पुरानी योजनाओं की उपलब्धियां बताई और उसके साथ साथ नई योजनाओं का हिंट हमें दी है। अब थोड़ी बात दिमाग में रखना है कि राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की निरंतरता सरकार पहले शुरू की थी कि ब्याज मुक्त ऋण हम आपको देंगे, उसको निरंतर अभी जारी रखेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि इंफ्रा राज्यों में भी बेहतर बनेगा और विदाउट इंफ्रा हम विकास नहीं कर सकते। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना 1.3 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ इस वर्ष भी क्या रहेगी, जारी रहेगी, आपको दिमाग में रखना है। सरकार अनुसंधान और विकास पर भी काम करना चाहती है। आपको पता है कि भारत में अनुसंधान और विकास पर बहुत कम खर्च किया जाता है, लगभग जीडीपी का 1% से भी कम। तो इसके लिए सरकार क्या की है, एक तो सनराइज प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के शुरुआती कोष, या इसी को इंग्लिश में कॉर्पस बोलते हैं, इसका प्रस्ताव किया है। अब सनराइज प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि सनराइज मतलब इसको सूर्योदय इंग्लिश में बोलते हैं, जो अभी तो क्या है, विकास की प्रथम अवस्था में है, लेकिन भविष्य में इसमें बहुत स्कोप है, उसको हम बोलते हैं सनराइज क्षेत्र। तो सनराइज प्रौद्योगिकियों में उभरती हुई वे प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो वर्तमान में तो विकास के प्रारंभिक चरण में हैं, लेकिन भविष्य में इनके उपयोग की अधिक संभावनाएं हैं। ऐसे ही सरकार एक और काम कर रही है, क्या कि डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए नई योजना घोषित करेगी या घोषित की है। डीप टेक मतलब क्या, आप सुने होंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब एकदम जो नई नई तकनीकें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऐसी एकदम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हैं, उनके विकास के लिए सरकार अनुसंधान और विकास पर काम करेगी। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। और अभी मैं इतना ही बता सकता हूं कि नई योजना शुरू की जाएगी, जब योजना शुरू होगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम देखेंगे। और उसके बाद आप दिमाग में रखिएगा कि कुछ प्रमुख सनराइज प्रौद्योगिकी कौन कौन सी हैं। तो कुछ प्रमुख सनराइज प्रौद्योगिकी में क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, ब्लॉकचेन तकनीक आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगा, इत्यादि। तो ये भी बात किया गया है सरकार के द्वारा, यह आप दिमाग में रखिए। अब आता है कि प्रमुख स्कीमों के लिए, प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ में। अब ये हमें नहीं देखना है, बस समझ लीजिए कि लगभग सभी में मदों में या सभी के मदों में क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। और ये कुछ बातें की गई हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो योजना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, देखिए इसमें भी वृद्धि की गई है। सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के हेतु संशोधित कार्यक्रम, इसमें भी बढ़ाया गया है। सौर ऊर्जा ग्रिड में आपने देखा, इसमें भी बढ़ाया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भी बढ़ाया गया है। तो आप देखेंगे कि लगभग सब में ही, सभी मदों में सरकार ने क्या किया है, बजट आवंटन में वृद्धि की है। तो ये बजट से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं उनको मैंने एक वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में मैं अभ्यास के लिए या विगत वर्ष के प्रश्न नहीं लगाया, क्योंकि उन प्रश्नों के साथ लेक्चर और लंबा होता। एक बार आपको पूरा आइडिया लग गया कि इस बजट में क्या क्या है, एक बार आप इसको देखिएगा। और आने वाले समय में हम अभी वीकली, साप्ताहिक रूप से इकोनॉमी का करंट अफेयर्स लेकर आएंगे।
तो उसमें हम, क्योंकि बजट की चीज़ें न्यूज में आती ही रहेंगी, तो उसमें हम धीरे धीरे कुछ बातों को और कवर करते रहेंगे और उसमें आपको पीवाईक्यू भी और अभ्यास प्रश्न भी देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, राउज आईएएस से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।